वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 17 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान अंधता नियंत्रण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल की है। देश में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंधता निवारण के लिए पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जारी किया गया। राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया है। उल्लेखनीय है कि देश में 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1% थी, जिसे राइट टू साइट विजन पॉलिसी के द्वारा 0.3% तक लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किए जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कॉर्निया को प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिलों में इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, अस्पताल एवं अन्य चैरिटेबल संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे। तो इस पॉलिसी के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लाजी सेंटर और आई बैंक संचालित किए जाएंगे। और 2020 में जो अंधता प्रसार दर थी वो 1.1% थी, जिसे 0.3% लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। और यह राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र कितनी नगर पालिका सेवाओं और यूआरएलवी के लिए राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करेगा? तो इसका उत्तर है 4500 शहरी स्थानीय निकायों के लिए। केंद्र 5 साल का राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने जा रहा है, जो देश के भीतर 4500 शहरी स्थानीय निकायों की नगर पालिका सेवाओं और बुनियादी ढांचे में तकनीकी सुधार लाने में सक्षम है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन में 3 मुख्य उपशीर्ष हो सकते हैं। व्यय वित्त समिति ईएफसी के अनुमोदन के लिए तैयार एक नोट में 5 वर्षों के लिए मिशन परिव्यय 15,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। आइए राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्राथमिक उपशीर्ष ऑनलाइन शासन है। मिशन शहर बुनियादी सामान्य नागरिक सेवाओं की पहचान करेगा, जिन्हें प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को ऑनलाइन प्रदान करना होगा। इनमें अनिवार्य रूप से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, पानी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना, संपत्ति कर की गणना और संग्रह करना और शिकायत निवारण शामिल होगा। सभी शहरी स्थानीय निकाय ऑनलाइन कई सेवाएं देने का दावा करते हैं। कुछ तो 35 सेवाओं की तरह बहुत अधिक संख्या में सूचीबद्ध करते हैं जो ऑनलाइन है। इस मिशन के तहत सभी शहरी स्थानीय निकायों को नागरिकों को 6 सामान्य सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह हो सकता है कि पूरा देश इन सेवाओं को लोगों को ऑनलाइन मुहैया कराएगा। दूसरा उपशीर्ष 1000 शहरों के पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे की निगरानी और पर्यावरण के अनुकूल प्रशासन हो सकता है। मिशन के तहत इन शहरों के सीवेज उपचार, वायु गुणवत्ता, बाढ़ प्रबंधन और जल निकायों की तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से निगरानी की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओईसीडी ने किन्हें मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? तो इसका उत्तर है क्लेयर लोम्बार्डेली को। तो पहले हम ओईसीडी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका हिंदी में फुल फॉर्म है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार क्लेयर लोम्बार्डेली को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह फ्रांस की लॉरेंस बून की जगह ओईसीडी के आर्थिक कार्यों का नेतृत्व करेगी, जिन्होंने 2018 से पद संभाला है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के बाद क्लेयर का चयन किया गया था। वह एक उच्च मानी जाने वाली आर्थिक नीति नेता है, जो यूनाइटेड किंगडम के आर्थिक विश्लेषण और नीति निर्माण में 20 वर्षों के अनुभव के साथ ओईसीडी में शामिल होती है, जिसमें यूके ट्रेजरी में मुख्य अर्थशास्त्री और यूके सरकार की आर्थिक सेवा के संयुक्त प्रमुख रूप से शामिल है। क्लेयर 2015 से ट्रेजरी के कार्यकारी प्रबंधन बोर्ड की सदस्य है। उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वह किंग्स कॉलेज लंदन में विजिटिंग प्रोफेसर और नफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो है।
क्लेयर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक अर्थशास्त्री के रूप में अपना करियर शुरू करने के बाद मौद्रिक नीति और वित्तीय बाजारों पर काम करते हुए क्लेयर 2015 में यूके की सिविल सेवा में शामिल हो गई। कुछ महत्वपूर्ण टेकअवे देख लेते हैं। ओईसीडी का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ओईसीडी की स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। तो क्लेयर बून की जगह ओईसीडी के आर्थिक कार्यों का नेतृत्व करेगी, जो 2018 से ओईसीडी के आर्थिक कार्यों का नेतृत्व कर रही थी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 जनवरी 2023 को भूस्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका उत्तर है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। भारत के भूस्थानिक क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भूस्थानिक हैकाथॉन शुरू किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भूस्थानिक हैकाथॉन की घोषणा की गई है। इसका समापन 10 मार्च 2023 को होगा। इसमें चुनौतियों के 2 सेट होंगे, रिसर्च चैलेंज और स्टार्टअप चैलेंज। चुनौतियों का उद्देश्य भूस्थानिक चयन समस्या कथनों के सर्वोत्तम समाधान के लिए 4 विजेताओं का पता लगाना होगा। हैकाथॉन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी भूस्थानिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य हमारे देश के भूस्थानिक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना भी होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भूस्थानिक हैकाथॉन की योजना बनाने और डिजाइन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण, आईआईटी हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रशंसा की है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भूस्थानिक हैकाथॉन की घोषणा की गई है। इसका समापन होगा 10 मार्च 2023 को और इसमें चुनौतियों के 2 सेट होंगे, रिसर्च चैलेंज और स्टार्टअप चैलेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का काज किसने जीता? तो इसका उत्तर है अमेरिका की 28 वर्षीय आरवोनी गैब्रियल ने। मिस यूनिवर्स 2021 हन्ना संधू ने मिस यूनिवर्स आरवोनी गैब्रियल को ताज पहनाया। वेनेजुएला की अमांडा डूडामिल पहली रनरअप रही, जबकि डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रिया मार्टिनेज दूसरी रनरअप रही। 28 वर्षीय आरवोनी गैब्रियल एक मॉडल, फैशन डिजाइनर और सिलाई प्रशिक्षक है, जो अपने काम में पर्यावरण को प्राथमिकता देती है। गैब्रियल मिस यूएस जीतने वाली फिलिपिनो मूल की पहली अमेरिकी है। लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस में 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 84 महिलाओं ने ताज के लिए प्रतिस्पर्धा की। 1952 में फिनलैंड की अर्मी कुसेला ने पहला मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में कितने रन से हराकर सबसे बड़ी जीत का अंतर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसका उत्तर है 317 रन से। 15 जनवरी को भारत ने ग्रीनफील्ड स्टेडियम में इतिहास रचने के लिए न्यूजीलैंड के 290 रनों के अंतर से जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोहली ने नाबाद 166 रन की पारी खेली और इस मैच में अपना 46वां वनडे शतक भी दर्ज किया। विराट कोहली वनडे में किसी भी टीम के खिलाफ 10 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली अब घरेलू सरजमीं पर सबसे ज़्यादा वनडे शतक 21 बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों में श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली वनडे इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की? इसका उत्तर है पीएम मोदी ने। इस योजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने 2 दिवसीय वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र के दौरान नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता साझा करने के लिए यह पहल शुरू की जाएगी। भारत विकासशील समाधानों जिसे दुनिया भर में बढ़ाया और लागू किया जा सकता है पर शोध के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करेगा। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम का भी प्रस्ताव रखा। इससे युवा अधिकारियों को विदेश मंत्रालयों से जोड़ने में मदद मिलेगी। भारत विकासशील देशों के छात्रों के लिए भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप भी शुरू करेगा। अपना अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2023 को भारतीय वास्तुकला विरासत उप समिति की पहली बैठक की मेजबानी किस संस्था ने की? तो इसका उत्तर है CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान।
ने CSIR NISCPR ने राष्ट्रीय पहल समाज में भारत के वैज्ञानिक रूप से ने पारंपरिक ज्ञान का संचार स्वास्थ्य के भाग के रूप में बैठक की मेजबानी की। बैठक के दौरान उप समिति और CSIR NISCPR के टीम के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में प्रतिभागियों ने आवास जल वितरण प्रणाली और शहरी बस्तियों से संबंधित प्राचीन प्रथाओं के विस्तार के उपायों को सुझाव दिया। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान को स्वास्थ्य पहल को लागू करने के लिए नोडल संगठन के रूप में नियुक्त किया गया है। CSIR NISCPR ने 25 अगस्त 2021 को स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान पर सरलीकृत रचनात्मक सामग्री का प्रचार किया जा सकता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्टार्टअप ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया? तो इसका उत्तर है IG ड्रोन द्वारा। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने स्काई होक नाम से 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। यह वर्टिकल टेक और लैंडिंग में सक्षम है। ड्रोन 10 किलो का पेलोड ले जा सकता है और 5 घंटे तक उड़ सकता है। इन ड्रोनों को बहुत सटीकता से नियंत्रित किया जा सकता है और कमांड सेंटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसे किसी भी इलाके से संचालित किया जा सकता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग क्षमताएं हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सीमा घुसपैठ पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। यह IP67 रेटेड है और इसे नेविक प्लस GBS नौवहन उपग्रह के संयोजन से नियंत्रित किया जा सकता है। इस ड्रोन को रक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। यदि इंटरनेट लिंक उपलब्ध नहीं है तो ड्रोन को उपग्रह के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। जब यह अपनी चरम गति से चलती है तो 12 से 15 मिनट में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। यह प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यूरोप का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया गया है? स्वीडन में। खनन कंपनी LKAB ने स्वीडन के किरूना क्षेत्र में 10 लाख टन से अधिक दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड के खनिज संसाधनों की पहचान की है। यह यूरोप में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है। वर्तमान में यूरोप में अपनी अधिकांश दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को आयात करता है और यूरोप में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का खनन नहीं किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ द्वारा उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का 98% चीन से आयात किया जाता है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज न केवल यूरोपीय संघ बल्कि अन्य पश्चिमी देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए चीन पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क संचार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण शमन और राष्ट्रीय रक्षा की प्रौद्योगिकियों में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग किया जाता है। रूमेटाइड, गठिया और कैंसर के उपचार के लिए दवाओं में RTM का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष शटल पूर्जों, जेट इंजन, टरबाइनों और ड्रोन में भी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग किया जाता है। हरित ऊर्जा में उपयोग के कारण दुर्लभ पृथ्वी सामग्री का महत्व बढ़ गया है। पवन टरबाइन मोटर्स में नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के देखते हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला कौन सा चौथा राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के चुनावी वादे को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को मंजूरी दे दी। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को और पेंशनरों सहित 1.36 लाख से अधिक कर्मचारी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकार का शासन है, और पंजाब, जहां आप सरकार सत्ता में है, पहले ही पुरानी पेंशन योजना शुरू कर चुके हैं। CM ने कहा कि सरकार राज्य की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने के वादे को भी पूरा करेगी। राज्य में 1 लाख नौकरियों की संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इस वर्ष OPS के तहत लगभग 800 से 900 करोड़ की देनदारी है, जिसे डीजल पर वैट में 3% की वृद्धि जैसे संसाधन जुटाकर पूरा किया जाएगा। नई पेंशन नीति NPS के तहत 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को कवर किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो है SBI ने पारदर्शिता में सुधार और टर्न अराउंड समय को दिन से घटाकर मिनटों में करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका उत्तर है ई बैंक गारंटी। SBI ने NESL के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है।
SBI ने पारदर्शिता में सुधार और टर्न अराउंड समय को दिनों से घटाकर मिनटों में करने के लिए यह पहल की है। NESL का डिजिटल दस्तावेज निष्पादन प्लेटफॉर्म ई बैंक गारंटी प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। लाभार्थी बिना किसी और सत्यापन के तुरंत नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड प्लेटफॉर्म पर EVG प्राप्त कर सकते। वर्तमान में ये गारंटी बैंक द्वारा भौतिक मुहर और गीले हस्ताक्षर के साथ जारी की जाती है। EVG की शुरुआत के साथ इस फंक्शन को ई स्टाम्पिंग और ई हस्ताक्षर में बदल दिया जाएगा। ई बैंक गारंटी का अर्थ कागज आधारित गारंटी के विकल्प से है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड यह भारत की पहली सूचना उपयोगिता है। यह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा पंजीकृत है। इसे संघ सरकार की कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। इसकी प्राथमिक भूमिका किसी भी ऋण अथवा दावे से संबंधित जानकारी रखने वाले कानूनी साक्ष्य के भंडार के रूप में कार्य करना है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।